दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 256 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हुआ योहाओ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और ये मन में कहता है अभी अभी जो मेरा स्पिरिचुअल अवतार लौट के आया है तो ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ और फाइनल स्टेप को भी कंप्लीट करने में काफी मदद में मिली। लेकिन ये बात भी सच है कि जो मेरी इसमें एनर्जी खर्च हुई है वो भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है और लगातार 3 घंटे तक मैन्युफैक्चर करने की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ मेरी सोल पावर भी बढ़ गई है और अब सिर्फ मेरी लोअर बॉडी ही पैरालाइज है। और यह जो भी हुआ है ये भी काफी ज्यादा फायदेमंद था, क्योंकि इस तरीके से मैंने काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है जो कि मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो रखी थी और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने में। और अब मैं इस समय को इस्तेमाल करके अगले मैच के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। जबकि इस तरफ ये टकला तांगू की तरफ देखते हुए मन में कहता है आखिरकार इस बच्चे ने इसे खत्म कर ही लिया और सच में मुझे इसकी वजह से पसीना आ गया है। और वैसे समय की कमी के चलते इसका जो ह्यूमनॉइड सोल टूल है इसमें वेपन से इक्विप नहीं हो रखे हैं और अगर यह असेसमेंट को पास कर लेता है तो ये ठीक रहेगा। और फिर यह गला फाड़ते हुए चलाते हुए कहता है इन्हें एग्जामिन करने का अब समय हो गया है और अब से लेकर अगले मैच तक तुम लोग सिर्फ अपने इसी सोल टूल को इस्तेमाल कर सकते हो जो तुमने बनाया है और इसके अलावा कोई और सोल रूल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं तो रूल तोड़ने वाले को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और चलो सबसे पहले तुम लोगों के सोल टूल्स को टेस्ट करते हैं और ध्यान रहे कि तुम्हारे सोल टूल्स काम करते हो। और इनके इस टोन को सुनकर लोगों को लग रहा होता है ये काफी बाइज है, जबकि इस टकले की इस हरकत को देख के लॉर्ड चैन और इसका साथी काफी हैरान होता है। और लॉर्ड चैन कहते हैं इसने ये जो किया है शायद इसने उसकी खातिर किया है। और फिर ये यूलिन सभी रेफरी से हर एक पार्टिसिपेंट ने जो सोल टूल बनाया था उन्हें चेक करते हैं। और फिर ये टकला तांगू के पास आके पूछता है तांगवू क्या तुमने अपने सोल टूल को बनाना खत्म कर लिया है? जबकि सफ युहाओ भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है ये चीफ तो एकदम आखिरी में मेरे सोल टूल को देखने के लिए आया है और हर कोई महसूस कर रहा होगा कि यह जानबूझकर डीले कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों है? और यह मेरी तरफ बिल्कुल डीन यान की तरह देख रहा है और ऐसा लगता है यह मेरे टैलेंट को काफी ज्यादा पसंद करता है। और फिर ये टकले से कहता है हेलो रेफरी, मैं अपने सोल टूल को कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने अपने सोल टूल को नॉर्मली बनाया जिससे कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और चीज को सुन के ये रेफरी काफी खुश होता है और ये कहता है बहुत अच्छे, और तुमने तो बस कुछ मैकेनिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया है और उन्हें इस सोल टूल के अंदर रिफ्यूज कर दिया है, लेकिन तब भी इसे मेन डिवाइस के तौर पर अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह जो मैकेनिज्म है ये कोर मैजिक शकल को रिप्लेस कर सकता है? और यह जो ह्यूमनॉइड सोल टूल है ये पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पे तुम इसे इस्तेमाल करके हेड ऑन फाइट कर सकते हो। जिस पर टान वू कहता है वैसे भी कॉम मैजिक शकल्स के लिए रेयर मेटल की काफी हाई रिक्वायरमेंट्स होती है और उनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और कोर मैजिक शकल के अंदर अनस्टेबल कर देने वाले कई सारे एरर्स होते हैं जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो होता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन उसे कम से कम इतना तो स्टेबल रहना ही चाहिए जिससे कि वो काम कर सके। और इस वजह से इसे लगातार कई सारे टेस्टिंग से होकर गुजरना होता है, जिस पर रेफरी कहता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तो फिर चलो मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारा ये सोल टूल काम भी कर सकता है या नहीं, और क्या तुम्हें इसे ऑपरेट करने में हमारी मदद की जरूरत है क्या? जिस पर टान वो कहता है रेफरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद कर सकता हूँ। और फिर यह किसी तरीके के बटन को दबा देता है जिस वजह से इस रोबोट की जो चेस्ट होती है वो खुल जाती है और इन सारी चीजों को ये टकला काफी ध्यान से देख रहा होता है और ये मन में कहता है इस ह्यूमनॉइड सोल टूल को काफी करीब से ऑब्जर्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज है इसके मैकेनिक्स काफी गजब के हैं और इसके अंदर का जो लेआउट है वो भी एकदम रीजनेबल है। और टानगू कहता है क्योंकि मैंने इसे बस अभी के लिए ही बनाया है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ सॉफ्ट डिवाइसेस को इक्विप कर देता हूँ तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और इस सोल टूल के अंदर जो गैप था उसके अंदर टांग बुझा के बैठ जाता है और इस चीज को देख के ही टकला मन में कहता है असल में यह अपने आप को इस ह्यूमनॉइड सोल टूल के अंदर अच्छे से ले जा पाया है। और जैसे ही योहाओ इसके अंदर जाता है तो ये बंद हो जाता है और फिर योहाओ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है इसे कंट्रोल करने के लिए। और वो योहाओ को ये जो ह्यूमनॉइड सोल टूल था इसके 17 मैजिक शकल्स के अंदर ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट करता है और ये जो सोल पावर ट्रांसमिशन था ये पूरी तरीके से आसान होता है।
और इस सोल टूल को काम करते देख ये रेफरी काफी खुश हो जाता है और ये कहता है ह्यूमनएड सोल टूल हमेशा से ही सोल इंजीनियर्स के लिए काम करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा कठिनाई आती है वो इसे कंट्रोल करने में आती है। और यहाँ तक कि यह बच्चा तो अपनी लोअर बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसने एक ऐसे सोल टूल को बना लिया जिससे कि ये मूव कर सके। और ये सारी चीजें इसकी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी युहाओ पूछता है, चीफ रेफरी ये कैसा है? जिस पर ये टकला कहता है, बेटा बहुत अच्छे। और तभी ये जो मास्टर होते हैं ये कहता है कि ये बच्चा कुछ भी क्यों ना कहे, तुम्हें इसे मुझे देना ही होगा। और अगर बात इसके जैसे ह्यूमनएड सोल टूल को बनाने की है तो यहाँ तक कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे तो कम से कम 40 मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल करना पड़ता। और ये टैलेंट तो वाकई में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे वेस्ट नहीं किया जा सकता है। जिस पर लॉर्ड चैन कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो कि इसने अभी अभी किसी सोल स्किल को इस्तेमाल किया और ये सोल मास्टर के रास्ते के लिए एकदम बेहतर रहेगा। और फिर ये दोनों ही टांग वू के लिए एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा काटने लग जाते हैं। और तभी ये बंदा कहता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या आपने ये देखा? और आप भी तो सोल्ड होल्स के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानती है ना, तो आपको इस बारे में क्या लगता है? जिस पर ये वाइस प्रेसिडेंट कहती है, इस सीरीज को मैच के बाद डिस्कस करते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि शरक के लोग यहाँ पे आसपास है, इसलिए तुम दोनों को ही किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों आपस में ही मत लड़ने लग जाना। और तभी टकला कहता है, तुम लोगों ने जो सोल टूल्स बनाए हैं इससे हमने तुम्हारी स्किल्स को परख लिया है और हम लोगों ने तुम्हारे प्रोडक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, मैजिक सर्कल्स और इंग्रेविंग की टेक्निक्स को काफी करीब से देखा है। इसलिए तुम लोगों को जो समय दिया जाएगा उसके अंदर कई सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा और जो कोई भी इसे आखिरी में खत्म करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तुरंत ही सभी पार्टिसिपेंट्स की टेबल के ऊपर ट्रे ला दी जाती है जिनके अंदर कई प्रकार के रेयर मेटल स्क्वायर्स होते हैं। और फिर ये टकला कहता है, स्टर्स के अंदर फेयरनेस बनी रहे, इसलिए तुम में से कोई भी अपनी पर्सनल कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि तुम लोग उसे इस्तेमाल करोगे जो कि तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। और तुम लोगों को बस एक और मैजिक सर्कल को क्रिएट करना है उन 9 मेटल स्क्वायर से जो कि तुम लोगों के सामने है। और इस चीज को सुन के पार्टिसिपेंट्स काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी ये टकला इस बैटल को शुरू कर देता है। वैसे तो काफी ज्यादा रात हो गई थी, लेकिन इनमें से एक भी पार्टिसिपेंट को नींद नहीं आ रही होती है और ये सभी ही एक ही समय पर काम करना शुरू कर देते हैं। और सभी के साथ ही युहाओ भी काम पे लग जाता है और ये मन में कहता है, क्योंकि रेफरी ने इसे हमें बनाने के लिए कहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि ये मेटल इंस्ट्रक्टेबल है, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को अपने खुद के मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपनी अल्टीमेट आइस पावर को इस मेटल के अंदर इफ्यूज कर दूंगा और इस तरीके से ये मेटल काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि इस पे कार्व करना पहले से आसान हो जाएगा। और वैसे तो मैं अपने एंडेड मैजिक को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये इस मेटल के ऊपर काफी अच्छी तरीके से काम करेगा। और ये टकला टांग वू की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये टांग वू अब भी उस सोल टूल के अंदर क्यों है? ये पक्का थक गया होगा। वैसे भी उस ह्यूमनॉइड सोल टूल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसके लिए अंदर ही रहना काफी आसान होगा। और इस मैच के अंदर सहीतों ने मैन्युफैक्चर करने की अपनी काफी खतरनाक स्पीड दिखाई होती है और यही पहला होता है जिसने सबसे पहले अपने काम को खत्म किया होता है। और जब रेत के आखिरी दाने नीचे गिरते हैं तो समय भी खत्म हो जाता है और सभी नाइट पार्टिसिपेंट्स भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। और इस राउंड के अंदर ऑल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है और रेफरी कहता है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम सभी के बीच में नॉकआउट मैच शुरू होगा। जिसके बाद हम वेयर हाउस के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है, यहाँ तक कि अगर मैं एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर भी होता तब भी मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। और इसका चेला कहता है, लॉर्ड पावरफुल सोल टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए ये जगह काफी ज्यादा छोटी है और ये सबऑर्डिनेट पक्का किसी ना किसी तरीके के रास्ते को निकाल लेगा। जबकि इस तरफ इस लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यह कहता है, अगर वो चोर मेरे हाथ लग गए तो मैं निश्चित रूप से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और फिर ये लॉर्ड कहता है, अच्छे से जल्दी जल्दी छानबीन करो और देखो कि क्या कि अब भी यहीं पे है। और चेक करने के बाद एक बंदा के बताता है, यहाँ पे कोई भी की नहीं है। फिर ये लॉर्ड एक की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी के टूटी होने की वजह से ये दरवाजा खुलता नहीं है। तो ये लॉर्ड गुस्से में आकर तुरंत इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है और जब यह इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करने लगता है, इसके लोग चैले चपाड़ होते हैं। वो कहते हैं, लॉर्ड ऐसा मत कीजिए, अगर एक भी डायरेक्ट अटैक इस गेट के ऊपर होता है तो तुरंत ही डिफेंसिव टाइप सोल टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे
और हम पे अटैक करने लगेंगे। जिस पर ये लॉर्ड कहता है तो फिर जल्दी से सबसे पहले डिफेंस सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद इस दरवाजे को भी। जबकि इस तरफ कंपटीशन के अंदर काफी समय बीत गया होता है और पहला जो नॉकआउट मैच राउंड है ये 8 पार्टिसिपेंट्स के बीच में है, जहाँ पे सही तो अपने सोल कैनन के साथ एक बंदे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और अगर आप लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ये रेफरी कहता है कि मैं तुम दोनों को ही याद दिला देता हूँ कि यह बैटल लाइफ एंड डेथ की है और जब तक कि कोई एक हार नहीं मान लेता तब तक मैच नहीं रुकेगा। और अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुरंत ही हार मान लेना, और कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो इसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। और चलो अब तुम दोनों ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो सही तो कहता है मैं टांग सा हूँ, तो दूसरा बंदा कहता है झाव सावेज ऑल्टो चेंबर ऑफ कॉमर्स से। जिसके बाद ये टकला रेफरी इनकी बीच की बैटल शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ये बंदा काफी तेजी से सैतो की तरफ आने लगता है। तो सैतो कहता है लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो, और ये बंदा तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सहीतो के ऊपर करने लगता है। और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है इसका कल्टिवेशन बेस तो 6 रिंग्स का सोल एम्पेयर का है, लेकिन अभी तक इस टांगसी का तो पता नहीं है। चलो देखते हैं कि आखिर ये कैसे इसके साथ डील करने वाला है। और जैसे ही सही तो अपनी सोल रिंग्स को रिलीज करता है तो इस रेफरी की आंखें बाहर निकल के आ जाती हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है असल में तो ये भी एक सोल एम्परर है, और तो इसका जो सोल रिंग कॉम्बिनेशन है वो सबसे बेहतरीन है। और इस टकले के साथ साथ सभी एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है जो इसके पास एक ऐसा सोल रिंग का कॉम्बिनेशन है। ये चीज तो वाकई में काफी चौंका देने वाली है कि बाकी के 2 ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये कहते हैं जाहिर सी बात है कि ये जो टांग्स है ये एक सोल इंजीनियर ही है। जबकि इस तरफ इस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए कहता है ये तो बस सोल रिंग्स का एक कॉम्बिनेशन ही है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी खास बात है। और भाई साहब जिसके बाद ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सैतो के ऊपर रिलीज कर देता है, लेकिन सैतो इसे डॉज कर लेता है। लेकिन इस अटैक की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जबकि इस रफ सहीतो के भी पसीने छूट गए होते हैं और ये कहता है कि मैं बाल बाल बचा और लिकली मैंने इसे समय पर डॉज कर लिया, नहीं तो मेरा वेपन भी डैमेज हो जाता और अब मैं बस ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं अपनी कमजोरियां यहाँ पे दिखा सकता हूँ और अब मेरा भी जलवा दिखाने का समय हो गया है। और इतना कि सही तो अपना सोल कैनन को उठा लेता है और इस चीज को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहते हैं क्या सच में यह इतने बड़े सोल टूल को भी उठा सकता है और क्या ये टांग्स अब अटैक करना शुरू करने वाला है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ मन में कहता है अगर तुम बिग ब्रदर के अपोनेंट हो तो कभी भी तुम ही सहितों को अंडरएस्टिमेट मत करना, और अगर तुम इन्हें बेवकूफ हो जैसे ट्रीट करते हो तो तुम लोगों को काफी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि सही तो इस सोल कैनन को लेके काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और इस चीज को देख के इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये अटैक करते हुए कहता है आना है तो आ जाओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। और इस बंदे के इस अटैक को सही तो बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है और ये कहता है क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। जबकि इस तरफ सही तो जो बार बार इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, इस वजह से इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाता है और तभी सही तो किसी तरीके के लिक्विड बोतल को निकालता है और इस चीज को देख के इस बंदे को समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या चीज है। सही तो इसे पीते हुए कहता है और सही तो इसे इस्तेमाल करते हुए कहता है ये चीज तुम्हें दिखाएगी कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। और इस बात को सुनकर ये बंदा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम चीटिंग कर रहे हो। और फिर ये बंदा काफी हैरान होते हुए मन में कहता है नहीं, इसके चारों ओर तो गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड अपीयर हो गई है और ये एनर्जी क्या ये एक इनविंसिबल शील्ड है। और तभी सही तो कहता है लो मेरे अटैक को संभालो और लड़ते समय दोबारा कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और इतना कह के सही तो काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो ये जो रेफरी होता है इस चीज को देख के ये काफी हैरान होता है और ये कहता है भैंस की टांग, क्या ये इस कैनन को बैट की तरह इस्तेमाल करने वाला है। और भाई साहब वाकई में सही तो इस इतने भारी सोल कैनन से इस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और ये बंदा तुरंत ही अपनी सोर्ड से इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी फोर्स की वजह से आसपास की जमीन काफी बुरी तरीके से टूट जाती है और इस बंदे के भी काफी खतरनाक वाले पसीने छूट जाते हैं। और ये मन में कहता है तुम मुझे गलती से भी अंडरएस्टिमेट मत कर देना, मैं भी एक क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर हूँ और मुझे अब भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर पूरा विश्वास है। लेकिन तभी अचानक से इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब भाई साहब इसके ऊपर असली अटैक होने वाला होता है। मतलब कि एक तो इसने सैतो के अटैक को ब्लॉक कर रखा है, लेकिन तभी सैतो ने अपने सोल कैनन से अटैक कर दिया है
और सही तो इसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है मरो, और इतना कह के ये अपने ट्रिगर को दबा देता है, जिसकी वजह से इसके सोल कैनन के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक वाली एनर्जी निकलती है। और इतनी खतरनाक एनर्जी के सामने इस बंदे के शरीर का एक एक कतरा मिट जाता है। और इस बंदे को इस तरीके से मारता देख सभी लोगों के काफी खतरनाक वाले होश उड़ जाते हैं, और ये लोग काफी हैरान होते हुए कहते हैं ये अटैक तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रांग था, और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और सही तो देखता है कि स्वर्ड के अलावा सब कुछ गायब हो चुका है, और फिर ये स्वर्ड को उठाते हुए कहता है लेकिन ये स्वर्ड भी बुरी नहीं है। और फिर ये चिल्लाते हुए रेफरी से कहता है सर मैं ट्रॉफी के रूप में इसे ले रहा हूँ, जिसके लिए रेफरी भी मान जाता है और ये कहता है हाँ भले ही तुम इसे ले तो लो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने खुद के बनाए हुए सोल टूल को ही इस्तेमाल करना होगा अगले मैच में। और कुल मिला के ये कहना चाह रहा होता है ये स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है अगली बैटल के लिए। और फिर ये मन में कहता है मैं पहली बार किसी सोल इंजीनियर के इतने ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल को देख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये और टानगू साथ में ही है तो ऐसा दिखता है कि यह भी एक काफी अच्छा सीड है गजब के टैलेंट के साथ। जिसके बाद ये जो एरिना होता है ये तुरंत ही साफ कर दिया जाता है, और जो सेकंड मैच होता है वो भी शुरू होने होता है, जो कि नंबर 2 और नंबर 7 के बीच में होता है। और फिर रेफरी इन दोनों को ही एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, और जैसे टनवो के अपोनेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो ये काफी लटके झटके दिखाते हुए कहती है मेरा नाम लेन रुओ रुओ है, और बरादर तुम मुझे मारोगे तो नहीं ना, और प्लीज मुझ पर थोड़ी सी रहम दिखाना, मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। तो टानवो अपना मुंह फेरते हुए कहता है क्या यह अपनी सुंदरता से मुझे लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने इस सीज के लिए गलत बंदे को चुना है, और ऐसे करके ये जो दिखा खा रही है इस वजह से मेरी इच्छा इसकी तरफ देखने की भी अब नहीं कर रही है। जिसके बाद टान वो इसकी तरफ मुंह फेर के जाने लगता है, और इस चीज को देखकर ये लड़की भी मन में कहती है लगता है कि मैं इसे अपने शाम से लुभा भी नहीं पाए, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। और तभी रेफरी कहता है दोनों ही तरफ तैयार हो जाओ, और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है। और बैटल के शुरू होते ही इनेट सोल टूल के फोरहेड पे एक फॉर्मेशन सी बन जाती है, मतलब कि ने इसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया होता है, जबकि इस तरफ ये लड़की अपनी रता के जाल में ग को फंसा के हराने के बारे में सोच रही होती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की बैटल शुरू हो गई होती है, और तो ये जो नेट सोल टूल होता है ये मूव करने लगता है, और इसी को देख के सभी लोग काफी हैरानी के साथ कहते हैं इस नेट सोल टूल ने तो मूव करना शुरू कर दिया है, लेकिन सच में ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो क्या इसे बैटल के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर ये लड़की अपनी हरकतों से टान वू को रिझाने की कोशिश करती है, और उसे काफी खतरनाक वाले लुक्स दे रही होती है, और इसे ऐसा करते देख टान वू को तो पता नहीं, लेकिन ऑडियंस जरूर इस पर दीवानी हो जाती है, और इनके मुंह से खून लाल टपकने लगती है। लेकिन हमारा टान वो बिल्कुल भी अपनी नजरें इस पर से नहीं हटाता है, जबकि इस लड़की को लगता है कि इसे मौका मिल गया, और ये तुरंत ही पीछे से टान वू पे हमला करते हुए इसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर अचानक से टान वो इसके अटैक को डॉज कर लेता है, और इस चीज को देखकर ये लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है, और ये कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। और टान वो को ऐसा करते देख ये टकला रेफरी काफी खुश होता है, और ये कहता है ये बच्चा तो भेड़ की खाल में भेड़ियों का शिकार करता है, और इन्हीं वजहों से मैं इस लड़के को और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और तभी ये लड़की वापस से टानगू के ऊपर अटैक करने लगती है। युहाओ भी तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है, और अपने एक ही पंच में इसकी स्वॉर्ड को उड़ा देता है, और ये पंच भी इसे काफी जोर से हिट करता है। और लनरोरो को बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही चीज याद होती है, एक टाई माउंटेन जैसा एक काफी विशाल गोल्डन फिश ने इसका भरता बना दिया, और ऐसा दिख रहा होता है कि ये जो अटैक था ये सोल और स्पिरिचुअल पावर का कॉम्बिनेशन था, क्योंकि लेन रोरो की जो बॉडी और माइंड था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई होती है। और इसी के साथ युहाओ ने इस बैटल को जीत लिया होता है, और युहाओ मन में कहता है देख के ऐसा लगता है कि मेरी सोल पावर का जो स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है वो इतना बुरा भी नहीं है। और जैसे ही टानगस का ध्यान उस रेफरी टकले के ऊपर जाता है तो ये देखता है कि वो टकला अभी भी इसे काफी गंदी नजरों से देख रहा है। और थर्ड मैच के लिए कॉमन अलायंस की तरफ से व्हाइट एंड येलो में एक लड़की आती है, जिसके खिलाफ लट चेंबर ऑफ कॉमर्स का लास्ट सोल इंजीनियर होता है। और जाहिर सी बात है कि लड़की के पास एडवांटेज था, क्योंकि ये एक लॉन्ग स्वर्ड सोल टूल को इस्तेमाल कर रही थी, वो भी क्लोज कॉम्बैट के अंदर। और लास्ट मैच में हुआंग संग की बैटल कॉमन अलायंस की एक रेड ड्रेस्ड लड़की से होती है। और वैसे तो हुआंग काफी शांत पर्सनैलिटी का है, जिस पर अपोनेंट की अदाएं काम नहीं करी, और आखिरकार इसने अपने अपोनेंट के एक हाथ को काट दिया, जिससे कि यह नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सका। और उसके अगले मैच के अंदर सैतो की मुलाकात युहाओ से हुई, लेकिन ही सैतो ने तुरंत ही हार मान ली। और जो सेमीफाइनल का सेकंड मैच होता है वो ब्लैक वाटर के जनजांग और कॉमन अलायंस की एक के बीच में होता है।
और इस लड़की को देख के कुछ जने कहते हैं कॉमन अलायंस की ये जो लड़की ये काफी सुंदर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा कठोर भी लग रही है। और गुई कहती है अगर तुम मर्द हो तो अंत तक लड़ना, बीच में ही हार मत मानना। तो जंग जान कहता है तो फिर चलो बैटल शुरू करते हैं। और इस तरीके से इन दोनों के बीच की बैटल शुरू हो जाती है और जंग जान तुरंत ही अपने जॉइंट क्लो से इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की बड़े ही आराम से अपनी स्वर्ड से इन सभी को रोक लेती है और फिर ये लड़की एक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस चीज को देख के एंग जांग मन में कहता है क्या तुम मेरी सोल चेसिंग क्लोज को सिर्फ सोर्ड के साथ ही रोक सकती हो क्या? और तभी ये लड़की अपनी सोर्ड से काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है और अपनी तरफ इस अटैक को आते हुए देखकर ये अपने किसी तरह के डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है। और इस चीज को देख के ये मास्टर काफी खुश होते हुए कहता है तुम्हारा ये ऑफेंस और डिफेंस का कॉम्बिनेशन तो काफी बढ़िया है और तुम तो वास्तव में मेरे ही डिसिप हो। और फिर ये लड़का कहता है देख के ऐसा लगता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है जीतने का। और तभी काफी खतरनाक तरीके से इसके अंदर से डार्क ऑरा निकलने लगता है और ये चिल्लाते हुए कहता है डार्कनेस आ रही है। और जंग जान के अंदर से इस डार्क कोरे को निकलता देख के युहाओ मन में कहता है ये तो एक इविल सर्वेंट है और वैसे तो इसकी जो मार्शल सोल है वो उतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन एजेंट्स और ब्लड को एब्जॉर्ब करके ही जिंदा रहती है। और यहाँ तक कि एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड एजेंट्स होता है वो एक इविल सर्वेंट के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन होता है, लेकिन एक कुंवारी लड़की भी चलेगी। जबकि सर्फ संग सांग ने इस लड़की के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है और इसने अपने इस जॉइंट क्लच से इसकी सोल को इसकी बॉडी के अंदर से फोर्सफुली निकाल लिया होता है। और इस चीज को देखकर युहाओ समझ जाता है कि यह स्पिरिचुअल एक्सट्रैक्शन है। जबकि इस तरफ जैंग सांग खुश होते हुए कहता है मेरा खाना बन जाओ, और अगर मैं इसकी स्पेट को इससे छीन लेता हूँ तो यह एक पूरी तरीके से बेवकूफ बन जाएगी और मैं तुम्हें अपनी एक डॉल बना के तुम्हें बचा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास जो लेवल 9 का सोल टूल का गिफ्ट है उसकी खातिर तुम्हें मरना ही होगा। और फिर जैंग जंग तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और इस चीज को देखकर ये मास्टर काफी खुश हो रहा होता है, जबकि रेफरी काफी हैरान होता है। लेकिन ये जो कॉमन अलायंस की मास्टर होती है ये अचानक से मुस्कुराने लगती है और हम देखते हैं कि ये लड़की अब भी अपने होश और आवाज में होती है और ये आराम से इसके क्लो के अटैक को रोक लेती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। और जाने से पहले वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।